एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या होती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है पासबुक और कैश बुक के बैंक कॉलम को मैच करने के लिए। अब पासबुक क्या होता है? पासबुक हमारी बैंक की स्टेटमेंट होती है जो बैंक प्रिपेयर करती है, जो भी हमने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करी होती है उसके लिए। और कैश बुक का बैंक कॉलम हम खुद प्रिपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि हमने बैंक में कितने पैसे जमा किए हैं, कितने पैसे हमने उससे निकाले हैं, इस सब के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनको मैच करने की क्या जरूरत है, क्योंकि कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का जो बैलेंस होगा वो तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इन दोनों के बैलेंसेस सेम नहीं होते, किसी वजह से इनमें डिफरेंस आ जाता है। और ये डिफरेंस किस वजह से आता है, आइए देखते हैं। इसके डिफरेंस के दो कॉजेज है। पहला तो टाइम गैप की वजह से, यानी कि फॉर एग्जांपल आज हमने कोई चेक इशू किया किसी को, तो आज हम अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड आज ही कर लेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल सुरेश को पेमेंट कर दी बैंक अकाउंट से, उसके लिए चेक दे दिया, तो आज हमने तो रिकॉर्ड कर दिया कि सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन क्या सुरेश ने उसी दिन वो पैसे बैंक में चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा और पैसे भी डिपॉजिट हो गए होंगे उसके अकाउंट में? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। हो सकता है वो चेक 4-5 दिन के बाद में जाकर बैंक में शो करे और फिर हमारे अकाउंट से पैसे कटे, लेकिन हमने तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर दिया। तो टाइम गैप की वजह से भी ये डिफरेंस आ सकता है। ऐसे ही डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स, कई बार एरर्स भी कमिट हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग में ही हम गलती कर सकते हैं ट्रांजैक्शन की, तो उस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि टाइम गैप की वजह से क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, कैसे डिफरेंस आएंगे। पहला तो है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वही सेम, चेक हमने इशू तो कर दिया है लेकिन कस्टमर ने वो चेक प्रेजेंट ही नहीं करा है अभी बैंक में पेमेंट के लिए, तो इस वजह से डिफरेंस आएगा। हमने तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है कि बैंक से इतने पैसे चले गए, लेकिन जबकि एक्चुअल में बैंक से पैसे गए ही नहीं है, बैंक ने अभी तक पासबुक में उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो इस वजह से दोनों में डिफरेंस आएगा, पासबुक और कैश बुक में। फिर नेक्स्ट है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब ऐसे भी हो सकता है कि हमें किसी ने पैसे दिए, तो हमने वो चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो हमने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश मुकेश जिससे भी पैसे आए हैं उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं किया है। तो फिर से ये डिफरेंस आ गया, बैंक ने तो रिकॉर्ड नहीं किया है पासबुक में लेकिन हम तो कर चुके हैं। तो ये दूसरा कारण है डिफरेंस का। फिर है चेक्स डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो जिस दिन हमने डिपॉजिट किया उस दिन हमने तो एंट्री पास कर दी कि बैंक में पैसे चले गए, जबकि वो बैंक चेक हो गया है डिसऑनर, ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए दोनों में डिफरेंस तो आ गया। ऐसे ही डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में कुछ डिपॉजिट कर दिया है, उसकी हमें अभी तक उसने नहीं बताया है, तो बैंक के पासबुक में तो शो होगा कि बैंक में पैसे आ चुके हैं, जबकि हमारी कैश बुक में ये शो नहीं होगा। ऐसे ही पेमेंट्स मेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने कोई डायरेक्टली हमारी तरफ से पेमेंट कर दी है, तो उस केस में बैंक से तो पैसे निकल गए लेकिन हमारी कैश बुक में से हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। फिर है डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। कई बार एरर्स कमिट कर देते हैं हम, उस वजह से भी डिफरेंस आ जाते हैं। तो एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन को हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया है, यानी कि अमाउंट फॉर एग्जांपल 400 था उसकी जगह 900 लिख दिया, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। दूसरा ओमिशन, कोई ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी ओमिट कर दी, गलती से लिखना ही भूल गए, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। ये गलती किसी से भी हो सकती है, बैंक से भी और हमसे भी, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। रिकॉर्डिंग ऑन द रॉन्ग साइड, गलती से डेबिट करना था बैंक अकाउंट को, हमने कर दिया क्रेडिट, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। चौथा, एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग, हम टोटल कर रहे हैं कैश बुक वाले बैंक कॉलम को, वहां पे हमने कुछ गलती कर दी, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। तो ये तो हो गए एरर्स कॉज्ड बाय डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स। फिर कुछ और एरर्स हो सकते हैं जैसे कि इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है हमसे, हमें पता नहीं है, तो उसने तो पैसे काट लिए लेकिन हमारी बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। या बैंक चार्जेस एंड कमीशन, कोई बैंक चार्जेस अपने
कोई चार्जेस काट रहा है या कमीशन के पैसे काट रहा है, वो भी उस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, बिल्स एटसेट्रा। अब बैंक खुद डिविडेंड वगैरह कलेक्ट कर रही है हमारी तरफ से और हमें उसने बताया नहीं है, तो इस वजह से भी दोनों की बुक्स में डिफरेंस आएगा। या फिर पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ऐसे ही बैंक ने कोई कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी, कस्टमर को उसने नहीं बताया, तो बैंक से तो पैसे कट गए, पासबुक में तो कम होगा बैलेंस, जबकि हमारी कैश बुक में ये हमने शो ही नहीं किया, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में, हमें पता नहीं है, हमारी कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि पासबुक में वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो ये तो है डिफरेंस के कॉजेस, कि यानी किस किस वजह से डिफरेंस आता है पासबुक और कैश बुक के बैंक कॉलम में। आप इस डिफरेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? ये या तो हमें बैलेंस दिया होगा कैश बुक का या फिर पासबुक का। अब इन दोनों का फेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है। फेवरेबल बैलेंस कब होगा? जब बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है हमारे पास, तब हम उसको फेवरेबल मानते हैं, और जब बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो अनफेवरेबल होता है कैश बुक के हिसाब से। अब देखो, जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और जब भी पैसे जाते हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि ओवरड्राफ्ट है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस है। और पासबुक के हिसाब से, अब देखो पासबुक का रिवर्स होगा। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। और बैंक के अकाउंट में जब हम सबमिट करवाते हैं तो हमारा अकाउंट वो क्रेडिट करता है। तो पासबुक के हिसाब से जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो फेवरेबल होगा, और जो डेबिट बैलेंस होगा वो अनफेवरेबल होगा। कैश बुक में डेबिट बैलेंस फेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल, जबकि पासबुक के हिसाब से उल्टा होगा, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा और डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। अब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं अगर दिया होता कि कौन सा बैलेंस है, सीधा हमें बताया हो कि कैश बुक का ये बैलेंस है या पासबुक का ये बैलेंस है, तो उसको हम कौन सा बैलेंस मानेंगे? फेवरेबल बैलेंस। यानी कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा वो, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कैसे करेंगे अगर हमें डेबिट बैलेंस दिया हो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक? यानी कि कैश बुक हमारी खुद की बुक का हमें बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का डेबिट बैलेंस। अब इससे हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में स्टार्टिंग वाला बैलेंस तो हमें पता है, अब इससे हमें पहुंचना है पासबुक के बैलेंस तक। तो इसमें बहुत सी चीजें हमें प्लस माइनस करनी होगी। अब एडजस्टमेंट्स हमें दिए होंगे, उनको उनका इफेक्ट हमें दोनों बुक्स पे देखना होगा। उसके बाद में जो भी प्लस माइनस या एडजस्टमेंट्स होंगी वो हम कैश बुक के बैलेंस से करते जाएंगे, और फिर उससे हम पहुंच जाएंगे पासबुक के बैलेंस तक। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। पहले तो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है हमें एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस शो हो रहा है बैंक का। अब इस डेबिट बैलेंस से हमें पहुंचना है पासबुक के बैलेंस तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेबिट बैलेंस है यानी कि ये फेवरेबल बैलेंस है, तो इसको पहले तो हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। इसका फॉर्मेट होता है, पहले पर्टिकुलर्स आएगा, फिर प्लस आइटम्स और माइनस आइटम। प्लस आइटम्स कौन सी होगी? जो भी आइटम्स हमें प्लस करनी है बैलेंस के अंदर, और माइनस आइटम्स होंगी जो भी उसमें से हमें माइनस करना है। तो पहले तो डेबिट बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, तो ये प्लस के नीचे आएगा 12,000, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस होता तो वो माइनस आइटम के नीचे आता। तो अब डेबिट बैलेंस हो गया 12,000। अब इसमें से क्या क्या चीजें, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम प्लस माइनस करेंगे वो देखेंगे पासबुक तक पहुंचने के लिए। तो पहला तो हमें बताया गया है, एक चेक है 600 रुपीज का, जो कि इशू किया इन फेवर ऑफ रोहन, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कंपनी ने चेक इशू किया रोहन को पेमेंट के लिए। तो अब कंपनी ने अपनी बुक्स में एंट्री क्या करी होगी कि बैंक से पैसे चले गए, यानी कि बैंक अकाउंट इतने से कम हो गया, बैंक से माइनस हो गए 600 रुपीज। लेकिन अब आप डेबिट क्रेडिट को छोड़ो, अब हम प्लस माइनस पे ही चलेंगे। ठीक है, तो 600 रुपए माइनस हो गए बैंक अकाउंट से, किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। लेकिन रोहन ने क्या किया, वो प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, वो बैंक में लेके ही नहीं गया कि इसको मेरे अकाउंट में सबमिट कर, मतलब डाल दो पैसे। तो हमारे अकाउंट से तो ये पैसे कम ही नहीं हुए हैं। अब पासबुक में बैंक अकाउंट से पैसे माइनस नहीं हुए, जबकि कैश बुक में ये पैसे माइनस हो चुके हैं। ठीक है, अब
हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मैच करना है, तो जो ये माइनस किए हैं हमने कैश बुक के अंदर उसे हमें वापस प्लस करना होगा, ताकि पासबुक से हमारा बैलेंस मैच हो जाए। तो इसलिए ये जो 600 माइनस किए थे हमने कैश बुक के अंदर उसको हम वापस प्लस कर देंगे और प्लस आइटम के नीचे लिख देंगे 600। फिर नेक्स्ट है एक a bill for rupees 900 retired by the bank on our behalf under a rebate of rupees 30, the full amount of the bill having been credited in the cash book। अब कोई बिल्स पेबल था कंपनी का, ठीक है, जिसकी पेमेंट किसने करी, बैंक ने हमारी तरफ से। अब बैंक से 870 रुपीज कम हो गए। 900 की पेमेंट करनी थी लेकिन बैंक ने पेमेंट करी 870 की। तो पासबुक में तो शो हो रहा है 870 रुपीज से बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में हमने क्या एंट्री करी कि 900 रुपए की हमने पेमेंट कर दी, और कैश बुक में हम शो कर रहे हैं कि 900 रुपीज कम हो गए, जबकि एक्चुअल में हुए हैं 870 कम। तो अगर दोनों को मिलाए तो 30 रुपीज हमने ज्यादा कम कर दिए। इसके अंदर क्या नाम है अपना, ये कैश बुक के अंदर 30 रुपीज हमने ज्यादा कम कर दिए, तो ये हमें वापस प्लस करना होगा। समझ आ रहा है ना आपको कि ये ना, हमने पासबुक के अंदर माइनस किया 870, कैश बुक के अंदर हमने माइनस किया 900। तो अगर कैश बुक को हमें पासबुक से मैच करना है तो वो 30 हमें वापस ऐड करना होगा। तो ये जो 30 रुपीज है ये हम यहाँ पे वापस ऐड कर देंगे। अब हर चीज में आपको प्लस माइनस देखना है, देखना है कि ये जो एडजस्टमेंट है वो बैंक बैलेंस को प्लस कर रही है, और सॉरी बैंक में जो हमारा पासबुक है उसके बैलेंस को प्लस कर रही है या माइनस कर रही है। ऐसे ही उसका इफेक्ट कैश बुक पे भी देखना है कि कैश बुक पे वो प्लस कर रही है या माइनस कर रही है, और जो भी डिफरेंस है उसे हमें पासबुक के हिसाब से लाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम प्लस माइनस कर देंगे जो भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। एक चेक है 350 रुपए का, जो कि डिपॉजिट तो कर दिया है बैंक में लेकिन डिसऑनर हो गया। अब देखो, पहले तो कैश बुक के हिसाब से देखते हैं। कैश बुक के हिसाब से कंपनी ने तो क्या किया है, बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक के हिसाब से प्लस हो गए 350 रुपीज बैंक में। लेकिन अगर हम पासबुक में जाके देखें तो क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक के अंदर तो वो 350 प्लस हुए ही नहीं। अब कैश बुक के अंदर 350 प्लस हो चुके हैं लेकिन बैंक पे उसका कोई असर नहीं है, तो ये 350 हमें वापस माइनस करने होंगे कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के बराबर लाने के लिए। तो ये जो 350 है इसको हम लिख देंगे माइनस के नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है a sum of rupees 900 deposited in the bank has been credited as rupees 90 in the passbook। 900 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए लेकिन पासबुक में बैंक वालों ने गलती से 90 रुपए डिपॉजिट ही मान ली। अब कैश बुक की बात करते हैं। कैश बुक के हिसाब से 900 रुपए प्लस हो गए हैं बैंक अकाउंट में, 900 रुपए प्लस हो गए, लेकिन पासबुक के हिसाब से 90 रुपए ही प्लस हुए हैं। तो 810 रुपए हमने ज्यादा प्लस कर दिए हैं कैश बुक में पासबुक के कंपैरिजन में। तो ये 810 रुपए हमें वापस माइनस करने होंगे पासबुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो ये 810 रुपए हम लिख देंगे माइनस आइटम के नीचे। फिर नेक्स्ट है द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 250। अब पेमेंट साइड यानी कि 250 रुपए अंडरकास्ट हुआ है पेमेंट। पेमेंट माइनस करती है बैंक अकाउंट को, तो ये 250 रुपए से अंडरकास्ट है, यानी कि पेमेंट 250 रुपए ज्यादा होनी चाहिए जबकि कम है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? पेमेंट साइड क्या होती है, जो बैंक बैलेंस को कम करती है। तो कैश बुक के हिसाब से ये कम है, इसे हमें वापस से बढ़ाना होगा, यानी कि पेमेंट करनी होगी। तो ये 250 रुपीज माइनस होंगे। समझ आ रहा है आपको? एक बार देखो, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। कैश बुक के हिसाब से 250 रुपए हमने कम पेमेंट करी है, जबकि पासबुक के हिसाब से वो 250 रुपए माइनस हो चुके हैं, और कैश बुक के हिसाब से वो 250 रुपए माइनस नहीं हुए हैं। तो हमें पासबुक से मैच करना है इसको, तो 250 रुपए वो हमें माइनस करने होंगे, इसलिए 250 रुपीज यहाँ पे हम माइनस आइटम के नीचे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है एक बिल्स रिसीवेबल था 1200 का, जो कि डिस्काउंट करवाया बैंक से, लेकिन वो डिसऑनर हो गया 31 दिसंबर 2019 को। और कैश बुक में तो हमने वो डिसऑनर रिकॉर्ड किया नहीं है, तो कैश बुक में तो
के हिसाब से 1200 रुपए प्लस हो चुके हैं बैंक अकाउंट में, लेकिन पासबुक के हिसाब से वो 1200 रुपए प्लस नहीं हुए हैं। तो पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए 1200 रुपए हमें वापस कम करने होंगे, तभी ये पासबुक के बैलेंस से मैच करेगा, इसलिए ये 1200 हम कर देंगे माइनस। आप 12,000 में ये दोनों प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे, तो आएगा हमारा 10,020 आंसर, और यही होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो समझ आया आपको कि कैसे हम कैश बुक से पासबुक के बैलेंस तक पहुंचते हैं। ये तो इस क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ था डेबिट बैलेंस। अब अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हो कैश बुक का, फिर हम कैसे पहुंचेंगे पासबुक के बैलेंस तक? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट है, तो इसे हम कहाँ लिखते हैं? माइनस आइटम के जगह पे। बाकी सारे आइटम्स इसमें हम प्लस माइनस करते जाएंगे, जैसे हमने पहले करे थे पिछले क्वेश्चन में, और उससे फिर हम पहुंच जाएंगे पासबुक के बैलेंस तक। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को कैश बुक आरब ट्रेडर्स की कैश बुक showed a bank overdraft of rupees 15,000। आरब ट्रेडर्स की कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमें शो कर रहा है 15,000 रुपए का। अब उसे कंपेयर करते हैं हम पासबुक से, और ये कुछ डिफरेंसेस हमने नोटिस किए। अब ये जो डिफरेंसेस होंगे, इन सबको हम प्लस माइनस करते चलेंगे। Checks amounting to rupees 1800 were deposited into the bank on 27th January, but checks worth rupees 300 were credited by the bank in February, and one check for rupees 60 was dishonored। अब 1800 रुपए के चेक कंपनी ने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाए, जिसमें से 300 कब क्रेडिट हुए? फेब्रुअरी में, और 60 डिसऑनर हो गए। यानी कि 360 रुपए उस टाइम पे क्रेडिट नहीं हुए। 18 में से 360 माइनस कर दें, यानी कि 1440 तो हो गए होंगे साथ के साथ क्रेडिट, लेकिन 360 क्रेडिट नहीं हुए थे। अब पहले तो 300 वाली हम करते हैं। अब कैश बुक के हिसाब से देखें तो ये 300 रुपए हम बैंक में डिपॉजिट कर चुके हैं। कैश बुक के हिसाब से 300 रुपए प्लस हो गए हैं बैंक अकाउंट में, जबकि पासबुक के हिसाब से ये 300 रुपए प्लस नहीं हुए हैं। तो ये 300 रुपए पासबुक तक हमें इसको लेके आना है, तो इसको हमें वापस माइनस करना होगा। तो 300 रुपीज हो जाएंगे माइनस आइटम में। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन जनवरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 60 रुपए का चेक, तो डिसऑनर हो गया। अब ये डिसऑनर हो गया, ये भी कैश बुक में तो हमने अपने बैंक अकाउंट में प्लस कर दिया, जबकि बैंक अकाउंट में ये यहीं पे पड़ा है, प्लस नहीं हुआ है। इसे हमें अब पासबुक के बैलेंस तक लाना है, तो ये वापस हमें माइनस करना होगा 30। तो यहाँ पे इसको भी 60, इसको भी हम माइनस आइटम के नीचे लिख देंगे 60। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग जनवरी चेक्स वर्थ रुपीज 2100 वर इशू टू क्रेडिटर्स। यानी कि हमने क्रेडिटर्स को 2100 रुपए के चेक इशू कर दिए। आउट ऑफ दीज चेक्स वर्थ रुपीज 1650 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ड्यूरिंग जनवरी। यानी कि जनवरी में 2100 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 1650 रुपए की पेमेंट ही हुई है। अब देखो, 2100 रुपए चेक इशू किया, तो 2100 रुपए चेक इशू किया, यानी कि कैश बुक के हिसाब से बैंक में से 2100 रुपए कम हो चुके हैं। लेकिन जनवरी के अंदर 2100 के 2100 रुपए जो क्रेडिटर्स थे, वो सारे के सारे उसने चेक प्रेजेंट नहीं किया, उसने सिर्फ 1650 का प्रेजेंट किया है। तो बैंक के हिसाब से तो सिर्फ 1650 रुपए कम हुए। तो बाकी की जो रुपए है 450, वो माइनस नहीं हुए हैं बैंक के हिसाब से, लेकिन हमारे कैश बुक के हिसाब से 450 भी हमने माइनस कर दिए हैं। तो वो 450 हमें वापस प्लस करने होंगे पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए। तो ये 450 हम प्लस आइटम्स में लिख देंगे। समझ आ रहा है आपको? देखो, 2100 रुपए हमारे हिसाब से तो चले गए क्रेडिटर्स को, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1650 क्रेडिटर्स के पास गए हैं बैंक के हिसाब से। 450 रुपए बैंक ने अभी पेमेंट नहीं करी है, तो बैंक अकाउंट में तो 450 रुपए ज्यादा शो हो रहे हैं, जबकि कैश बुक में वो 450 रुपए हमने कम कर दिए हैं, तो वो 450 में वापस प्लस करने होंगे, इसलिए हमने 450 उसमें प्लस किए। थर्ड है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस द बैंकर्स पेड द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द जनवरी। अब बैंकर्स को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ये जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट तुम पे कर दो हमारी तरफ से, टेलीविजन लाइसेंस फी पे कर दो, ये सब फीस हमारी तरफ से हर महीने तुम पे करते रहा करो। तो ये सब पे कर दिया। अब जब उन्होंने पे किया है, तो ये क्या है, ये पता ही नहीं है कैश बुक में, मतलब कंपनी को नहीं पता कि बैंक ने पेमेंट कर दिया, लेकिन बैंक से ये पैसे कम हो चुके हैं कैश बुक में, लेकिन ये पैसे कम नहीं हुए।
तो कैश बुक को हमें बराबर लेकर आना है पासबुक में के, तो ये कैश बुक से हमें कम करने होंगे, तभी हम पासबुक से मैच कर पाएंगे। तो ये जितने भी अमाउंट्स है 200, 140, 30 जो बैंक ने पेमेंट करी है, जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है, इन सबको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है बैंक कलेक्टेड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 220 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बैंक ने कलेक्ट किया डिविडेंड 220 रुपए का फर्म के बिहाफ पे। अब बैंक में तो 220 रुपए आ चुके हैं, लेकिन कैश बुक में बैलेंस कम है। बैलेंस कैश बुक में हमने वो प्लस नहीं किए हैं। अब कैश बुक को हमें पासबुक से मैच करना है, तो कैश बुक में भी वो 220 रुपए हमें बढ़ाने होंगे। तो ये 220 रुपीज हम यहाँ पे कर देंगे प्लस। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है द बैंकर स्ट्रॉन्गली क्रेडिटेड द फर्म्स अकाउंट बाय 180। यानी कि बैंकर्स ने गलती से 180 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दिए। अब बैंक स्टेटमेंट में तो 180 रुपए ज्यादा शो हो रहे हैं, हमारी कैश बुक में 180 रुपए कम शो हो रहे हैं। तो अब कैश बुक को पासबुक तक लेकर आना है, तो इसको हमें 180 से बढ़ाना होगा, तभी हम पासबुक से मैच कर पाएंगे। तो 180 रुपीज यहाँ पे हो जाएंगे प्लस। फिर नेक्स्ट है interest of rupees 160 was charged by the bank but had not been recorded in the cash book। बैंक ने 160 रुपए चार्ज किए, यानी कि बैंक में हमारा बैलेंस 160 रुपए से माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक में हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया है। अब कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के बराबर लेकर आना है, तो ये 160 रुपीज हमें कैश बुक से भी माइनस करने होंगे। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे माइनस। अब इस माइनस आइटम में सब कुछ प्लस माइनस ये हम करेंगे, तो हमारा बैलेंस आएगा माइनस में 15,400, और यही बैलेंस होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हमें बैलेंस किसका दिया होता है, कैश बुक का। अब अगर हमें पासबुक का बैलेंस दिया हो, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस एडजस्टमेंट्स हमने प्लस माइनस करी है ना, ये सब रिवर्स हो जाएंगी उस केस में। आइए देखते हैं कैसे होती है ये रिवर्स। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बाय डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब हमें पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया होगा, यानी कि प्लस के नीचे आएगा वो, और उससे हमें पहुंचना होगा कैश बुक के बैलेंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक का हमें अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया गया है, तो ये 18,000 तो आ जाएगा माइनस आइटम के नीचे। फिर नेक्स्ट है चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,500। चेक इश्यू तो कर दिए हैं कैश बुक में, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी अब कैश बुक में देखो, कैश बुक से तो 7,500 रुपए कम हो चुकी है, लेकिन पासबुक में ये 7,500 रुपए अभी भी ज्यादा है, क्योंकि वो पेमेंट नहीं हुई है। तो ये 7,500 रुपए कैश बुक, अब हमें कैश बुक के हिसाब से देखना है। अब कैश बुक में कम हो गए, तो पासबुक को भी हमें 7,500 रुपए कम करने होंगे, तभी हम कैश बुक के बराबर पहुंचेंगे। तो 7,500 ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। यानी कि कैश बुक के हिसाब से तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होना चाहिए 9,200 से, उसने तो 9,200 के चेक डिपॉजिट कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में ये बैलेंस बढ़ा नहीं है, तो ये कम है। इसको कैश बुक के बराबर लेकर आना है, तो इसको हमें 9,200 से बढ़ाना होगा, तो ये 9,200 हो जाएंगे प्लस। फिर नेक्स्ट है चेक्स एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट येट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कि चेक्स हमने कैश बुक में तो लिख दिया कि हमने उसको, हमारे पास उसकी पेमेंट आ गई है, यानी कि 2,500 रुपए कैश बुक के हिसाब से तो ऐड हो गए हैं बैंक अकाउंट में, प्लस हो गए, लेकिन बैंक पासबुक में तो ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि चेक्स अभी तक हमने बैंक में भेजे ही नहीं है कलेक्ट करने के लिए, तो ये वहां पे कम शो हो रहा है। इसको हमें कैश बुक के बराबर लेकर आना है, तो इस 2,500 को हमें यहाँ पे बढ़ाना हो, तो ये 2,500 हो जाएंगे प्लस के नीचे। फिर नेक्स्ट है अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक में सीधे पैसे आ गए कस्टमर से, तो 4,000 रुपए बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया पासबुक के हिसाब से, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है। तो अब बैंक बैलेंस को कैश बुक के हिसाब से लाना है, तो इसे हमें 4,000 से वापस कम करना होगा, तो ये 4,000 रुपीज हो जाएंगे माइनस के नीचे। फिर नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। अब पासबुक के हिसाब से तो 300 रुपए हमारे कम हो गए, लेकिन कैश बुक में अभी वो 300 रुपए कम नहीं हुए हैं, तो इसे हमें वापस 300 से बढ़ाना होगा, तभी कैश बुक के बराबर आएगा। ये 300 रुपए हम इसमें वापस प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ राहुल पेड बाय द बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन।
बैंक ने राहुल के बिहाफ पे इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर दी। अब पासबुक में तो ये पैसे कम हो गए हैं, जबकि कैश बुक में ये अमाउंट ज्यादा है। तो अब कैश बुक के हिसाब से हमें पासबुक को लाना होगा, तो ये वापस हमें प्लस करने होंगे, यानी कि 1700 ये हम वापस प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, एक बिल है 3500 का, जो कि हमने डिस्काउंट करवाया बैंक से नवंबर में, लेकिन वो डिसऑनर हो गया दिसंबर में। अब बैंक ने उसके 150 नोटिंग चार्जेस के भी डिडक्ट कर लिए, क्योंकि उसने वो पे किए थे अपनी तरफ से। तो देखो, कैश बुक के हिसाब से तो 3500 रुपीज बैंक के अंदर जा चुके हैं, लेकिन पासबुक में 3500 रुपीज बैंक में नहीं गए। और वो 3500 नहीं गए, जो नहीं गए, साथ में 150 उन्होंने नोटिंग चार्जेस के भी डिडक्ट कर लिए। तो 3650 बैंक के अंदर कम हो चुके हैं, लेकिन कैश बुक के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ये जो 3150 है, ये हमें वापस इसमें ऐड करने होंगे कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो ये जो 3650 है, ये इसमें हम वापस ऐड कर देंगे। अब ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब इनको जो भी ये माइनस का हमें बैलेंस दिया हुआ है, इसमें प्लस माइनस करेंगे, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 12,150 कैश बुक के हिसाब से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हो पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का मतलब कि फेवरेबल बैलेंस है, ये प्लस वाले आइटम के नीचे आएगा, और उसके बाद जैसे हमने पहले करा था वैसे ही जो भी आइटम्स एडजस्टमेंट्स होगी, उनको हम प्लस माइनस करके कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट 18,000, यानी कि फेवरेबल, फेवरेबल प्लस आइटम के नीचे आएगा। फिर नेक्स्ट है, before this date, she had issued checks amounting to rupees 9600, out of which checks amounting to rupees 4100 had been presented for payment. अब देखो, रिया ने इशू किए 9600 चेक्स, यानी कि उसके कैश बुक के हिसाब से 9600 रुपीज कम हो चुके हैं, लेकिन बैंक के अंदर उन कस्टमर्स ने प्रेजेंट अभी तक 4100 किए, यानी कि बैंक से माइनस अभी तक सिर्फ 4100 हुए हैं। तो ये बैंक से हमें 4100 माइनस हुए हैं, तो ये 5500 और माइनस करने होंगे कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो ये 5500 हम इसमें से माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, एक चेक है 2800 का, पेड बाय हर इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च, हैड नॉट येट बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। अब उसने बैंक में 2800 रुपए का चेक जमा करवा दिया। तो कैश बुक के हिसाब से 2800 रुपए बढ़ चुके हैं, लेकिन पासबुक के हिसाब से 2800 रुपए नहीं बढ़े हैं। तो अब ये 2800 रुपए हमें किसके हिसाब से देखना है, कैश बुक में बढ़े हुए हैं, तो इसको हमें बैंक में बढ़ाना होगा, तभी हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचेंगे। तो ये 2800 हम इसमें प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, शी हैड आल्सो रिसीव्ड अ चेक फॉर रुपीज 700 व्हिच हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब कैश बुक में तो उसने लिख दिया कि बैंक के अंदर ये 700 रुपए डिपॉजिट हो गए, जबकि उसने चेक डिपॉजिट ही नहीं किया। तो बैंक में तो ये 700 रुपए कम है, तो ये कैश बुक में 700 ज्यादा है, तो ये 700 रुपए हमें बढ़ाने होंगे कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो ये 700 भी इसमें हम प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, 30th मार्च को चेक है 1900 का, जो कि उसे मिला, वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट द सेम वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब 1900 का चेक मिला, बैंक की बुक्स में तो वो रिकॉर्ड हो चुके हैं 1900 रुपीज, कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो ये बैंक में से हमें वापस माइनस करने होंगे कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो ये 1900 इसमें से माइनस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, एक क्रेडिट है 200 रुपए का इंटरेस्ट का ऑन द करंट अकाउंट एंड अ डेबिट ऑफ रुपीज 40 फॉर बैंक चार्जेस। अब 200 रुपए तो इंटरेस्ट मिला है हमें बैंक अकाउंट पे, तो ये 200 रुपए बड़े हैं, जबकि कैश बुक में नहीं बढ़े। तो ये 200 रुपए हमें माइनस करना होगा कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो ये 200 तो हो गए माइनस, और ये 40 रुपए के बैंक चार्जेस डिडक्ट किए। अब पासबुक में 40 रुपए कम हो चुके हैं, लेकिन कैश बुक में वो ज्यादा है, तो ये हमें 40 वापस प्लस करने होंगे कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। ये 40 रुपीज हम इसमें वापस प्लस कर देंगे। अब ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, इसके बाद में ये सब इसमें से फेवरेबल बैलेंस में से हम प्लस माइनस करेंगे, तो कैश बुक का बैलेंस हमारा आ जाएगा 13,940। ठीक है, तो इस तरह से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें मेनली आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, कि अगर हमें पहले कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो किन चीजों को प्लस और माइनस करना है, और अगर पासबुक का बैलेंस किया दिया हो तो किन चीजों को प्लस और माइनस करना है। इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दोनों पे इफेक्ट देखना है। इसमें डेबिट क्रेडिट मत समझना, इसमें सिर्फ प्लस माइनस करके सोचना कि ये चीज कैश बुक में प्लस हुई है, पासबुक में
नहीं हुई है तो इसे प्लस करना है या माइनस। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है वैसे आपको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।